हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। किस किस प्रकार से आपका ग्रेविटी डैम फेल हो सकता है उसके बारे में आज अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है कि डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। मतलब आपको ग्रेविटी डैम किन किन कारणों से फेल हो सकता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम में, पहला जो पॉइंट दिख रहा है वो कि आपका बाई ओवर टर्निंग और रोटेशन अबाउट द टो, और सेकेंड है आपका बाई क्रशिंग क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है बाय डेवलपमेंट ऑफ टेंशन कॉसिंग अल्टीमेट फेलियर बाय क्रशिंग, या आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेशन भी होता है वो भी देखेंगे, और बाय शेयर फेलियर कॉल्ड स्लाइडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है। पहला जो पार्ट है आपका ओवर टर्निंग मतलब आप समझ सकते हैं आपका जो पूरा का पूरा डैम है वो क्या हो जाएगा, आपका ओवर टर्न हो जाएगा अबाउट द टो। जैसे कि अगर ये डैम है, ठीक है, अगर क्या है ये एक प्रकार का डैम है और ये इसका अप स्ट्रीम साइड है और ये इसका डाउन स्ट्रीम साइड है, तो टो क्या हो गया इसका, ये वाला पोर्शन टो हो जाता है और ये वाला पोर्शन इसका हिल हो जाता है। तो अबाउट द टो ये पूरा का पूरा ओवरटर्न हो सकता है। कब ओवरटर्न हो सकता है? जब पानी बहुत ज़्यादा होगा और पानी का लोड बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होगा। क्लियर है? जब यहाँ से पानी का फोर्स ऐसा मारेगा, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा आपके डैम पे और डैम का वेट उतना नहीं होगा कि उस वेट को झेल पाए। ठीक है, जो पानी का फोर्स आने वाले हैं, फोर्सेज या प्रेशर आने वाला है, अगर वो डैम नहीं झेल पाएगा तो क्या हो सकता है, वो सीधा सीधा ओवरटर्न हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, अबाउट द टो, ओवरटर्न अबाउट द टो, इस प्रकार से आपका डैम पूरा का पूरा ओवरटर्न हो सकता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे बाढ़ आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी जो आसपास वहाँ पे गाँव होंगे। ठीक है, क्लियर है? बस आपको यही समझना है कि ओवरटर्न कैसे हो रहा है। ओवरटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का वेट इतना ज़्यादा है कि वो जो उसका जो डैम का वेट है उसको वो झेल नहीं पाया। ठीक है, मतलब जो डैम का वेट जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस नहीं मिल पाया उसको, इसलिए आपका जो डैम पूरा का पूरा ओवरटर्न हो सकता है। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट में है, अगर ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है तो आपका डैम ओवरटर्न हो सकता है, लेकिन ओवरटर्न होने से पहले ही आपके डैम में बहुत सारे फेलियर्स आ जाएंगे। वो कौन कौन से फेलियर आएंगे मैं आपको बताऊंगा अभी करके। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मोड्स ऑफ फेलियर में ओवरटर्निंग में पढ़ते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम एट एनी ऑफ इट्स सेक्शन पासेस आउटसाइड द टो, द डैम शैल रोटेट एंड ओवरटर्न अबाउट द टो। प्रैक्टिकली सच कंडीशन शैल नॉट अराइज एज द डैम विल फेल मच अर्लियर बाय कंप्रेशन। ठीक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखा होना है यहाँ पे। ये जो आपका जो कंडीशन है ओवरटर्निंग का कंडीशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि ओवरटर्न होने से पहले ही आपका डैम क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, क्योंकि इतना फोर्स प्रेशर पड़ने वाला है कि अंदर इसके जो अंदर के जो मटेरियल्स हैं वो क्रश हो जाएंगे और डैम आपका वहीं पे फेल हो जाएगा, है ना। क्रशिंग फेलियर क्या होता है इसके बाद वाला अपन पढ़ने वाला है, इसके जस्ट बाद वाला कंप्रेशन और क्रशिंग। मैं आपको कैसे बता देता हूँ कंप्रेशन और क्रशिंग में क्या हो रहा है। देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग अगर बेकार क्वालिटी का अगर अपन मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि कंक्रीट का जो ग्रेड है हमने सही सेलेक्ट नहीं किया, या हम बोल सकते हैं जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, वो एग्रीगेट उतना कंप्रेशर नहीं झेल पाएगा। जो प्रेशर आने वाला है आपके डैम पे उतना प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा। तो अब क्या होगा, जब उसमें फोर्स पड़ेगा तो आपका जो गिट्टी है, जो एग्रीगेट है, वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे क्रशिंग टेस्ट पढ़े होंगे आप अपने बिल्डिंग मटेरियल या कॉन्क्रीट मटेरियल पढ़े होंगे आप, क्या क्रशिंग टेस्ट ऑफ एग्रीगेट होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके एग्रीगेट को फोर्सफुली क्रश करते हैं, फिर हम देखते हैं क्रशिंग टेस्ट में कि चूरा कितना निकला आपके एग्रीगेट का और एग्रीगेट का कितना हिस्सा हमारे पास बाकी है, मतलब कितना हिस्सा क्रश होके आपका डिस्पोज हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है। अगर आप बेकार मटेरियल यूज करोगे ना आपके डैम पे, तो इतना प्रेशर रहेगा वाटर का, इतना फोर्स रहेगा, वो अंदर ही अंदर क्रश हो जाएगा, और जब क्रश होगा तो क्या हो सकता है, वहां पे क्रैक डेवलप हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वहां पे फेलियर आ सकते हैं। क्लियर है? तो यही चीज़ है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ओवर टर्निंग में, और क्रशिंग भी आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ तक अपन पढ़ लिए। प्रैक्टिकली मैं बता दिया, प्रैक्टिकली जो ओवर टर्निंग होता है वो नहीं होता है, इसके पहले ही आपका डैम क्रशिंग से फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर आप अपने डैम को ओवर टर्निंग से बचाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप कंक्रीट पढ़ते होंगे, कंक्रीट में अगर हमें हमारे बीम या कॉलम को बचाना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब एडिशनल उसमें अपन क्या दे रहे हैं, और सेफ्टी दे रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से समझ जाओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बाकी तो आपको पता ही होगा, आप SDD पढ़ रहे हैं, ठीक है, SSD होता है, बहुत सारा आपका सब्जेक्ट है, RCC सब्जेक्ट है, स्टील सब्जेक्ट है, उसमें
फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मतलब हम लोग एक एडिशनल सेफ्टी ले रहे हैं ताकि अगर फेल होने वाला भी होगा तो हम लोग एडिशनल सेफ्टी ले लिए वो उसको झेल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे जो कि आपका 2 से 3 है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यहाँ पे इस प्रकार से है, रेशियो ऑफ राइट मूवमेंट अबाउट द टो टू द ओवरटर्निंग मूवमेंट्स अबाउट द टो इज कॉल्ड द फैक्टर। मतलब राइट मूवमेंट अबाउट द टो डिवाइडेड बाई ओवरटर्निंग मूवमेंट्स अबाउट द टो इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आप इस प्रकार से किसी भी डैम का जो ग्रेविटी डैम रहेगी उसका आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2 से 3 आता है, ठीक है। कितना आता है, 2 से 3। तो यहाँ पे आपका इसका जनरल वैल्यू दिया है 2 से 3, तो इसको चीज़ें अपन देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका फॉर्मूला में आप लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू राइटिंग मूवमेंट्स अबाउट द टो डिवाइडेड बाई ओवर टर्निंग अबाउट मूवमेंट्स अबाउट द टो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है, 2 से 3, ठीक है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट रहता है, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर बट इसको पढ़े रहना कि आ भी सकता है। क्लियर है, ओवर टर्निंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कंप्रेशन है ना। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका कंप्रेशन या क्रशिंग, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कंप्रेशन और क्रशिंग में क्या हो रहा है। अगर हम हमारे डैम में बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, जो आपके डैम में प्रेशर आने वाला है, फोर्स आने वाला है, उसको वो नहीं झेल पाएगा, तो अंदर ही अंदर वो क्रश हो जाएगा और आपका डैम इजीली फेल हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ बस यहाँ पे आपको लिखना है, अ डैम में फेल बाय द फेलियर ऑफ इट्स मटेरियल, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस में एक्सीड द एलिवेबल स्ट्रेस एंड द डैम मटेरियल में बी गेट क्रस्ड, ठीक है। तो बस आपको इतने यहाँ से यहाँ तक बस लिखना है, इतना ही सा पार्ट छोटा सा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, बस इसमें यही बता रहा है कि आपका डैम में जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, आपका जो एग्रीगेट्स हैं या कंक्रीट का जो सीमेंट लेयर है वो अगर क्रश हो जाएगा तो आपका डैम यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है अपने को, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ओवर टर्निंग हो गया और आपका ओवर टर्निंग, कंप्रेसर और क्रशिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत सारे इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, अपने को बस ऊपर से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बारी आती है टेंशन, ठीक है। टेंशन आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कंक्रीट किसमें मजबूत होता है, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, ठीक है। कंक्रीट आपका जो डैम बनने वाला है, ग्रेविटी डैम बनने वाला है, वो कौन से किसका बनने वाला है, कंक्रीट का बनने वाला है ना। इसमें रेनफोर्समेंट का भी यूज़ किया गया। रेनफोर्समेंट यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, थोड़ा बहुत करते हैं, वो क्यों करते हैं अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मेनली जो हमारा जो कंक्रीट डैम है, जो ग्रेविटी डैम है, वो कंक्रीट डैम होता है और कंक्रीट किसमें स्ट्रॉन्गर होता है, कंप्रेशन में होता है। लेकिन अगर ज़्यादा फोर्सफुली आपका कुछ प्रेशर पड़ रहा है और अचानक आपके डैम में किसी प्रकार का टेंशन आता है, ठीक है, तो टेंशन आपका कंक्रीट नहीं झेल पाएगा और वहां पे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, है ना। और जब क्रैक डेवलप होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डैम फेल ही हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ आपको समझना है कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, ठीक है, और कंक्रीट इज वीकर इन टेंशन। कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पाता है और कंक्रीट का मजबूत पॉइंट क्या है, इसका कंप्रेशन। कंक्रीट को आप चाहे कितना भी कंप्रेस कर लें वो उस चीज़ को झेल लेगा, ठीक है। लेकिन जब वो इसका अमाउंट जो आपका जो कंप्रेस वाला पॉइंट है, कंप्रेसिंग जो वैल्यूज है, अगर ये इंक्रीज करते हैं अपन, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो अब ये सीधा क्रश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कंक्रीट में टेंशन दोगे, टेंशन आप समझते होंगे, किसी वायर को अपन खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये टेंशन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, टेंशन। लेकिन आपका कंक्रीट किससे मजबूत होता है, आपका कंप्रेशन। जो स्टील होते हैं, स्टील इज स्ट्रॉन्गर इन टेंशन। जो आपके रेनफोर्समेंट होते हैं, जो स्टील सेक्शन है, वो क्या होता है, आपका टेंशन में आपका स्ट्रॉन्गर होता है और स्टील आपका कंप्रेशन में वीकर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझना था अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसी में क्या बता रहा था मैं, टेंशन एंड कंप्रेशन के बारे में। टेंशन मतलब आपका कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट आपका वीकर इन टेंशन। अगर हमारे कंक्रीट डैम में या ग्रेविटी डैम जिससे बोलते हैं अपन, उसमें किसी भी प्रकार का आपका टेंशन आ रहा है तो डैम आपका फेल हो सकता है। कैसे फेल हो सकता है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रैक्स को बचाने के लिए हम लोग कुछ अमाउंट में यहाँ पे रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें टेंशन आएगा हमारे डैम पे तो वो उस रेनफोर्समेंट उसको झेल ले, ठीक है। तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा है, पढ़ के देखते हैं। मैसनरी एंड कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम आर यूजुअली डिजाइन इन सच अ वे दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड एनीवेयर बिकॉज
बिकॉज दिस मटेरियल कैन नॉट विथस्टैंड सस्टेन्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो बस आपको ये पॉइंट आपको समझना है इस चीज़ को कि जो मशीनरी और कंक्रीट डैम जो होता है हमारे, जब कंक्रीट ग्रेविटी डैम जब बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि इसमें किसी प्रकार टेंशन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मटेरियल यहाँ पे यूज़ भी नहीं करने वाले हैं जो टेंशन को झेल ले। ठीक है, तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कंक्रीट में कहीं पे भी टेंशन नहीं आएगा आपके कंक्रीट डैम में, बस यहाँ पे आपका कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। लेकिन अगर गलती से टेंशन फोर्स आ गया तो कहीं से भी, ठीक है, कोई से ऐसा फोर्स आया, कोई ऐसा प्रेशर पड़ रहा है कि वहाँ पे टेंशन आ गया, तब जाके वहाँ पे आपका डैम फेल हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इफ सब्जेक्टेड टू सच स्ट्रेसेस दिस मटेरियल में फाइनली क्रैक्स। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, अगर आ जाता है, अगर ये टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर हमारे डैम पे आ जाते हैं, तो ये जो मटेरियल जो अपन यूज़ करने वाले हैं हमारे डैम पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका क्रश हो जाएगा या क्रैक पड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हाउएवर फॉर अचीविंग इकोनॉमी इन डिजाइन ऑफ वेरी हाई ग्रेविटी डैम सर्टेन अमाउंट ऑफ टेंशन में बी परमिटेड अंडर द सीवरेज लोडिंग कंडीशन। मतलब हम ये बता जा रहा है, अगर अपन बहुत बड़े बड़े डैम बनाते हैं ना, तो डैम बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इस स्टडी को भी कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे डैम में एक अगर थोड़ा बहुत भी अगर टेंशन स्ट्रेसेस आ जा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे बचाएं, और ये इसी टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण आपका डैम फेल होता है। ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है टेंशन, इसी के बारे में हम लोग कंक्रीट डैम या मशीनरी डैम जो बना रहे हैं, ग्रेविटी डैम बना रहे हैं, वो मेनली कंक्रीट डैम है, मतलब कंक्रीट स्ट्रॉन्गर होता है कंप्रेशन में, तो इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं आता है। लेकिन गलती से अगर किसी भी प्रकार का टेंशन आ गया, किसी प्रकार का टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गए, तो ये जो मटेरियल्स हैं उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, आपका पूरा मटेरियल फेल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, अगर अपन हाई ग्रेविटी डैम बनाते हैं तो अपन समझते हैं कि उसमें कुछ अमाउंट पे आपका टेंशन स्ट्रेसेस आने वाले हैं, तो उस टेंशन स्ट्रेसेस के लिए अपना वहाँ पे काम कर सकते हैं। आगे देखेंगे, दिस मे बी परमिटेड बिकॉज ऑफ इट्स फैक्ट दैट सच ग्रॉस लोडिंग कंडीशन शेड अकर ओनली मोमेंटल फॉर अ लिटिल टाइम एंड वुड नाइदर लास्ट लॉन्ग फॉर अकर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ इस पॉइंट तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि टेंशन आपका जो होता है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। टेंशन मतलब आपका इसको बस समझो कि कंक्रीट वीक होता है टेंशन पे, अगर टेंशन आ गया तो आपका डैम फेल हो सकता है। डैम कैसे फेल होगा, आपके मटीरियल्स में क्रैक्स पड़ जाएंगे, मतलब आपका जो कंक्रीट पूरा स्ट्रक्चर जो बना है उसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं अपन, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टेंशन क्रैक्स, मतलब अगर आपका टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं आपके डैम पे एट द साइड ऑफ हिल। ठीक है, अगर हिल साइड आपके टेंशन क्रैक्स आ रहे हैं, तो आपका जो बॉटम फाउंडेशन से आपका जो संपर्क है, जो उसका सतह से जो जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे छूट जाएगा और आपके डैम इनइफेक्टिव हो सकता है। मतलब आपका डैम पूरा का पूरा वहाँ से पूरा आपका क्रैक पड़ सकता है, या आपका डैम क्रैक, आपका टेंशन, अगर आपका डैम जो है नीचे फाउंडेशन साइड से अगर उसका जो लेयर है, फाउंडेशन आपका जमीन से नहीं चिपका हुआ है, वहाँ से उसका जो सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट है उसका, वो अगर लूज हो जाता है, तो लूज हो जाएगा तो आपका जो डैम है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा या इनइफेक्टिव हो जाएगा, या आपका पूरा का पूरा डैम ओवरटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टेंशन क्रैक्स इन अ डैम व्हेन सच अ टेंशन क्रैक डेवलप से एट द हिल क्रैक विड्थ loses contact with the bottom foundation and thus becomes ineffective। इनइफेक्टिव क्या हुआ, आपका डैम इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और जितने क्रैक्स पड़ने वाले हैं उस क्रैक से आपका सीपेज लीकेज भी हो सकता है डैम में, है ना। सीपेज लीकेज होगा तो वही प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीपेज लीकेज होगा तो। क्लियर है यहाँ तक का, तो आगे देखते हैं इसी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंशन वाला पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेंशन के बाद स्लाइडिंग क्या होता है आपको पता ही अच्छे तरीके से, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपका जो डैम है स्लाइडिंग से भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो डैम है स्लाइड क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके ग्रेविटी डैम का वेट ही इतना है कि वो जो स्लाइडिंग फोर्स को वो रजिस्ट कर लेता है, और स्लाइडिंग अगर होगा भी तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पर एक शीयर की लगा देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने फाउंडेशन ट्रीटमेंट में इस चीज़ को पढ़ा था कि हम अगर फाउंडेशन ट्रीटमेंट अपन क्या करते हैं, या तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पर ग्राउटिंग करते हैं, या तो अपन शीयर की लगाते हैं। शीयर की क्या करता है, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वहां पे देता है, ताकि आपका वहां पे घर्षण ना हो, आपका जो डैम है वो स्लाइड ना हो, अगर होने का चांसेस भी होगा तो। ठीक है, तो स्लाइडिंग हो ही क्यों रहा है, ये समझो बात को, स्लाइडिंग हो ही क्यों रहा है, क्योंकि आपका जो वाटर का प्रेशर है, वाटर का जो फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके डैम पे आ रहे हैं, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आ रहे हैं, तभी आपका डैम स्लाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम हर टाइम क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा रहती है
है आपका आपके वाटर फोर्स से ज़्यादा, ठीक है। वाटर फोर्स से ज़्यादा किसकी वैल्यू रहती है, ऑलवेज आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है, ठीक है, उसका रहता है अमाउंट। तो लेकिन अगर स्लाइडिंग कब होगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्लाइडिंग कब होगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी आपके फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वैल्यू से, तब आपका क्या होगा, यहाँ पे डैम आपका स्लाइड हो सकता है। तो बस आपको ये चीज़ समझना था। देखते हैं आगे इसमें लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है स्लाइडिंग में। स्लाइडिंग और शेयर फेलियर बोलते हैं इसी को। विल अकर व्हेन द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अबव एनी प्लेन इन द डैम और एट द बेस ऑफ द डैम एक्सीड्स द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस डेवलप्ड एट द लेवल, ठीक है। बस यही सब आपको समझना है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देन स्लाइडिंग विल अगर, ठीक है। बस इतना समझ के क्लियर है याद रखा मैं क्या बोला। अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की अमाउंट अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है, तब आप वहाँ पे स्लाइडिंग अकर होगा, ठीक है, स्लाइडिंग आस हो सकता है। तो बस आपको इतना ही सा एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छा सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है और आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना होगा तो एक्सटर्नल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, ऐसा करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है और यहाँ पे क्या लगा रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या क्या है ये, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। इसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर की लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शेयर की। अगर आपके डैम पे स्लाइडिंग होगा भी तो वो शेयर की से आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की अमाउंट बढ़ जाएगी। याद है आप लोगों को, याद होगा तो हमने क्या किया था, इस प्रकार से शेयर की लगाया था, ऐसा करके डैम पे, है ना, ऐसा सा लगाया था इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका डैम था ऊपर पूरा, ठीक है। तो यही बस आपका शेयर की है। शेयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्लाइडिंग से हम बच सकें। क्लियर यहाँ तक का। तो ये है आपका स्लाइडिंग वाला पार्ट। तो ये आपके 4 फेलियर हैं डैम के, ठीक है। कौन कौन से आपका मेनली कौन कौन से 4 फेलियर हैं, यही जो अपने अभी हमने पढ़ा, ठीक है। आपका कौन कौन सा, बाई ओवर टर्निंग अबाउट द टो, बाई क्रशिंग और बाई टेंशन। बाई क्रशिंग को बाई कंप्रेशन नहीं बोलते अपन, बाई कंप्रेशन या क्रशिंग, या बाई टेंशन या बाई शेयर फेलियर, ठीक है। ये मेन हमारा क्या आज का टॉपिक था, मोड्स ऑफ फेलियर। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए इसी स्लाइडिंग से बचने के लिए अपन क्या कर रहे थे, आपका शेयर की दे रहे थे, आप भूल गए तो आपको दिखाता हूँ शेयर की फिर से। शेयर की कैसा दिखता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको यहाँ पे शेयर की दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मेरे जस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा शेयर की वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर की बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। जो आपके फाउंडेशन पर अपन ऐसा स्टेप बना है, इसे अपन क्या बोलते हैं, शेयर की। इससे आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आप देखो अभी क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, लेकिन अगर अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो आपका जो डैम है स्लाइडिंग होने से बच सकता है, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से आपके स्लाइडिंग को बचा सकते हैं और स्लाइडिंग से आपका डैम फेल भी हो सकता है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ फेलियर, किन किन कारणों से आपका डैम फेल हो सकता है, लेकिन मैं उसका बचाव भी बता रहा हूँ, किस प्रकार से अपन उसको बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था और देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ग्रेविटी डैम, मतलब ग्रेविटी डैम में किस किस प्रकार का अपन जॉइंट्स देंगे, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू।